इस वीडियो में हम बहुत सारी द्विविमीय यानी कि 2D आकृतियों के क्षेत्रफल की बात करेंगे। हम बहुत सारी द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं, जैसे वृत्त, त्रिभुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत इत्यादि। इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी आकृतियों के सूत्र को दोहराएंगे। तो चलिए वृत्त से शुरू करते हैं। ये एक वृत्त है जहां C इसका केंद्र है और R इसकी त्रिज्या है। अब इस वृत्त के इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई R का वर्ग। अब इसी वृत्त में कई बार हमें एक कोण मिल जाता है, जो यहाँ पे एक लाइन ये आपको दिख रही है, कोण बना रहा है, और इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हमें कोई सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके लिए सीधे इकाई विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम यदि पूरे वृत्त की बात करें तो इस पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे 360 डिग्री का क्षेत्रफल है, 360 डिग्री के वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई R वर्ग होता है। इसलिए 1 डिग्री का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? यदि हम 1 डिग्री के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा पाई R का वर्ग बटे 360 डिग्री। इसलिए थीटा कोण का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? यदि हम थीटा कोण को देखें यहाँ पे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R का वर्ग बटे 360 डिग्री गुणे थीटा। तो इस प्रकार ये जो हमें क्षेत्रफल मिल रहा है वो इस भाग के लिए हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हमारे पास जो अगली आकृति है वह है आयत। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें एक भुजा जो है इसकी लंबाई होगी, मान लीजिए कि ये L है, और इसी तरह से जो इसकी दूसरी भुजा है उसे हम बोलेंगे चौड़ाई। तो ये जो भुजा है ये हो गई मान लीजिए इसकी चौड़ाई। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लंबाई को यदि हमने L माना है और चौड़ाई को B माना है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो L गुणा B होगा। अब इस आयत की लंबाई और चौड़ाई यदि एक समान हो जाएं तो हमें एक नई आकृति मिलती है जिसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और वर्ग की जो भुजा होती है उसे हम A से दर्शाते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो A होगी और इसकी चौड़ाई भी A हो जाएगी। तो अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल जो होगा इसका भी क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि लंबाई और चौड़ाई एक समान है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी A गुणा A बराबर A का वर्ग। हमारी अगली आकृति त्रिभुज है। तो ये जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका आधार यानी कि बेस और ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई होती है। अब यदि हमें त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई ज्ञात हो तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार को यदि हम B मान लें और ऊंचाई को H मान लें तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा B गुणा H। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें त्रिभुज में ये वाली ऊंचाई ना दी गई हो बल्कि इसकी जगह पर ये वाली ऊंचाई दी गई हो। इस ऊंचाई के लिए हम इस भुजा को आधार नहीं मान सकते। आधार हमेशा ऊंचाई के सामने वाली भुजा होती है। इसका मतलब ये हुआ इस ऊंचाई को हम H2 मान लें तो इसके सामने वाली भुजा जो है इसका आधार होगी, इसे हम B2 मान लेते हैं। ऐसे में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार यानी कि B2 गुणा ऊंचाई यानी कि H2। आइए अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज को। ये आकृति जो यहाँ पर है ये समलंब चतुर्भुज है। अब इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ये और ये भुजा समांतर नहीं है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें समांतर भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो मान लीजिए कि इन भुजाओं की जो लंबाई है हम मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई A है और इस भुजा की लंबाई B है। तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग यानी कि A धन B
और गुणा ऊंचाई यानी कि h। तो ये हमारी यहाँ पर ऊंचाई है। ऊंचाई इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी होती है, जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी ऊंचाई होती है। तो ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कभी कभी हमें समलंब चतुर्भुज इस रूप में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इस रूप में देखने को मिलता है। यह भी एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल भी जो होगा वो क्या होगा, जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई यदि हम देखें तो ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, और ये भुजाएं यदि हमारी a और b हैं, इनको यदि हम a और b भुजा मान लें तो इस तरह से ये समांतर भुजाएं होंगी। तो जो क्षेत्रफल होगा वो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी a धन b गुणा ऊंचाई यानी कि h। अब अंत में हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज को। तो ये जो आकृति है ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक तरह का समलंब ही होता है। इसमें दोनों तरफ की भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समलंब वाले सूत्र का ही उपयोग कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर हमें जो दो समांतर भुजाएं हैं, मान लीजिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनके बीच की दूरी h है और इन भुजाओं की लंबाई a है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का योग हम देखें तो a और a ये मिलकर के हो जाएगा 2a गुणा ऊंचाई यानी कि h। यानी कि जब हम इसे हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और a गुणा h यानी कि ah बचेगा। तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक तरह का समलंब ही होता है, और समलंब का सूत्र लगा करके भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी समांतर चतुर्भुज भी हमें कभी कभी ऐसा नहीं दिखाई देता, बल्कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जहाँ पर ये हमें ऊंचाई दी गई है तो हमें जो भुजाएं लेना होगा वो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेना होगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों भुजाओं का जो लंबाई है वो b है, दोनों भुजाएं b लंबाई की हैं और ये ऊंचाई दी गई है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा यहाँ पर 1/2 गुणा भुजाओं का योग यानी b और b हम जब जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा गुणा h। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी b गुणा h यानी कि bh हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज या समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।